Dear students, a very good morning to all. Welcome you all to BA Part 3rd English Literature class. Today again we are going to discuss T.S. Eliot and his poem Preludes, Part 4th. As I told you that the fourth preludes in this poem, they are all talking about the sordid aspects of the city life. Its characters are degraded by poverty. In these preludes, the poet represents the images of stinking streets and dirty, foul-smelling people that enhance the depressive world in which they are living. The city streets are inhabited by the poor who go through their daily activities at particular hours. There is no music in their lives, and they live in the dirty environments of the filthy city streets. The first prelude gives the picture of the winter evening in a house in the back street of the metropolitan. The second prelude deals with a dingy, monotonous morning that smells of stale beer. The next two preludes are talking about living human beings, a man and a woman. In the third prelude, the woman has visions of her sordid experiences of the night which compose her life. The vision of the woman is extended in the fourth prelude. यदि हम बात करें preludes की, तो prelude जैसा कि मैंने बताया था कि इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है किसी भी पोएम का, और यहाँ राइटर ने 4 preludes लिखे हैं और किसी भी prelude का उसने कोई टाइटल नहीं दिया है, और ये चारों ही prelude गरीबी में रहने वाले लोगों के निराशाजनक जीवन के बारे में बताते हैं कि कैसे वो व्यक्ति स्वयं भी गंदी सड़ी गलियों में रहते हैं और स्वयं भी गंदे रहते हैं। ये इन लोगों का जीवन जो होता है वो मैकेनिकल होता है, वो अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उनके जीवन में ना कोई आनंद होता है ना ही कोई संगीत। फर्स्ट प्रील्यूड में राइटर ने बात की थी विंटर इवनिंग की, और वहाँ के सारे परिदृश्य को राइटर ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया था। दूसरे प्रील्यूड में मॉर्निंग सीन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मॉर्निंग में भी उनका जीवन रिफ्रेशिंग होने की बजाय ऊब भरा है और चारों तरफ गंदगी बिखरी हुई है, गंदी बियर की दुर्गंध आ रही है। दे आर अगेन इन्वॉल्व्ड इन द डेली एक्टिविटीज विद अ मैकेनिकल हार्ट। उनका जीवन जो है मैकेनिकल हो चुका है। और नेक्स्ट 2 प्रील्यूड्स में राइटर बात करता है ह्यूमन बींग्स की, उसमें एक स्त्री की बात करता है और एक पुरुष की बात करता है। तीसरे प्रील्यूड में राइटर एक प्रोस्टिट्यूट लेडी की बात करता है और उसके जीवन में जो भी बीती रात में बीता, उसके सैड जो एक्सपीरियंसेज हैं उनके बारे में बात करता है। और फोर्थ प्रील्यूड में उसने जो स्वप्न देखा उसी के बारे में राइटर चर्चा करता है। सो लेट अस कम टू द फोर्थ प्रील्यूड। His soul stressed tight across the skies that fade behind a city block, or trampled by insistent feet at 4 and 5 and 6 o'clock, and short square fingers stuffing pipes and evening newspapers and eyes, assured of certain certainties, the conscience of a blackened street impatient to assume the world. अब यह राइटर क्या कह रहा है, एक ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है। हिज सोल स्ट्रेस्ड टाइट अक्रॉस द स्काइज दैट फेड बिहाइंड अ सिटी ब्लॉक और ट्रैम्पल्ड बाय इंसिस्टेंट फीट। जो विजन है लेडी का, उसमें वो क्या देखती है, यहाँ पे गली जो है उसको हिज से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जिस सिटी लाइफ की वो बात कर रहा है उसके बारे में वो कह रहा है हिज सोल स्ट्रेस्ड टाइट अक्रॉस द स्काइज, मतलब द स्ट्रीट इज लाइक द वुमन हु इज स्ट्रेचिंग herself on her back, who is lying on her back and passively enduring the pressures of men mounted on her. His soul is stretched tight across the skies. She is lying flat on her back that fade behind a city block. The street is stressed
that fade behind a city block or trampled by insistent feet. And people are busy in their daily activities, and they are coming and going through this street. Trampled means किसी को प्रेशराइज करना, प्रेशर क्रिएट करना, ठीक है। अब जब हम गली में चलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना पूरा बॉडी प्रेशर जो होता है वो स्ट्रीट पे होता है, ऑब्वियस सी बात है, पूरा वेट जो है। और ट्रैम्पल्ड बाय इंसिस्टेंट फीट, इंसिस्टेंट मीन्स लगातार, कंटिन्यूसली जो लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर, माउंट कर रहे हैं, उनके चढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। एट 4 and 5 and 6 o'clock the street lies like a collapsed body trampled over by insistent feet, the feet of the office workers who are returning from their work at 4 and 5 and 6 o'clock. अब ये लोग जो ऑफिस वर्क से वापस आ रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ, वो कोई 4 बजे आता है, कोई 5 बजे और कोई 6 बजे, और ये सारे लोग एक साथ उस स्ट्रीट में निकल रहे हैं, धीरे धीरे लगातार उस गली में चल रहे हैं। At 4 and 5 and 6 o'clock at uncertain hours, someone is coming at 4, someone at 5 and someone at 6 o'clock, and short square fingers stuffing pipes. Short square fingers stuffing pipes means short square fingers here refers to the human beings who are stuffing their pipes, and they are smoking these pipes. They are holding the pipes in their hands and they are smoking and evening newspapers, and while they are smoking they are reading the newspapers, and eyes assured of certainty, and they are thinking about certain things which they have endured in their lives. Their eyes are full of certainty in certain matters. The conscience of a blackened street, impatient to assume the world. Impatient to assume the world, eagerly awaiting the daily traffic to begin. These eyes are full of certainties in certain matters, and they are impatiently or eagerly waiting for the day hours while people will go back to their homes. The street is very much impatient to welcome all the people who are coming and going through it. अब यहाँ पे स्ट्रीट को एक ह्यूमन बीइंग की तरह राइटर ने प्रेजेंट किया है, जो कि अपने बैक पर लेटी हुई है, पीठ के बल लेटी हुई है, और उसके चारों तरफ उसे केवल खुला आकाश दिखाई दे रहा है, और उसको संकुचित कर दिया गया है सिटी ब्लॉक में, और बार बार लोग इन गलियों में से होकर के गुजर रहे हैं। कोई 4 o'clock पे आता है, कोई 5 o'clock पे आता है, कोई 6 o'clock पे आता है, और कुछ लोग अपने घर में बैठे हुए स्मोकिंग पाइप्स का आनंद ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं। स्मोक करने के साथ साथ वो न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, और उनकी आइज जो हैं वो कुछ घटनाएं जो कि डेली लाइफ में होती हैं उनका वेट कर रही हैं, उनके बारे में वो निश्चिंत होकर के बैठे हुए हैं। The conscience of a blackened street, impatient to assume the world. और जो गली है वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है कि लोग कब उसमें से होकर के गुजरेंगे। Assume the world मतलब वापस से जो जीवन है वो एक बार स्टार्ट होगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि मॉर्निंग में सब लोग अपने अपने काम पर जाते हैं और बाद में इवनिंग में वो अपने काम से वापस आते हैं। तो मैकेनिकल लाइफ को अगेन राइटर इन लाइन्स में इंडिकेट कर रहा है। I am moved by fancies that are curled around these images and killing the notion of some infinitely gentle, infinitely suffering thing. Wipe your hand across your mouth and laugh. The world's revolved like ancient woman gathering fuel in vacant lots. I am moved by fancies. Fancies, imaginary ideas. The poet is striking the imaginary ideas are striking in the head of the mind, in the head of the writer. I am moved by fancies and are curled around these images.
skull spread around, cling, stick. The notion of some infinitely gentle, infinitely suffering thing. The images bring to the poet's mind the picture of an extremely gentle thing subject to endless suffering. The reference may be to Jesus Christ or the Holy Virgin, or to some of the passive, gentle, Christ-like suffering characters which are found in various novels. Wipe your hand across your mouth. The writer is trying to say that there is no room for sentimental softness. You're not supposed to be sentimental about all these things, that people are suffering or not. It is not your matter. You're not supposed to get sentimental with all these things. And laugh. You can laugh on these aspects of life which you are perceiving here. The worlds revolve like ancient women. The worlds, planets, cosmos, revolve like ancient women, gathering fuel in vacant lots. Vacant corners for life of privation. These lines are an expression of recurring endless human distress. So, here in these lines, the poet says that the poet thinks that the image of the women and the street bring to his mind creatures of the squalid area suffering a lot. Suddenly, the mood and attitude of the poet changes. It is because he has been physically and mentally moved by the images and the fanciful ideas that surround them. He thinks of Jesus Christ or the Holy Virgin, or to some of the passive, gentle, Christ-like suffering characters which are reflected in various novels. In the first 3 lines, the poet gives us an expression of recurring endless human distress. Through a forceful metaphor, the poet compares this recurring and endless human misery, which is compared to the continuous work of the gathering fuel in vacant plots by ancient women. The poet succeeds in creating the image of depressing life of the poor people living in the city streets. They are desperate people living in the filthy environments of the city streets. तो राइटर क्या कहता है कि फर्स्ट जो स्टैंजा है उसमें तो वो एक स्त्री के बारे में बात करता है जो कि अपने बैग पर लेटी हुई है और जो सॉलिड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है उनके बारे में सोच रही है, किस तरह लोग मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं. कुछ लोग अपने वर्क प्लेस से वापस आ रहे हैं, कोई 4 पे, कोई 5 पे, कोई 6 o'clock पे, और कुछ लोग अपना सिगार पीते हुए न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं और कुछ घटनाएं जो कि जीवन में डेली होने वाली होती हैं उनके बारे में विचार कर रहे हैं. और सिटी लाइफ जो है उसके बारे में बात करता है राइटर कि किस तरह से मैकेनिकल रूटीन लोगों का रहता है. और नेक्स्ट जो स्टेंजा है आई एम मूव्ड बाई फैंसीज वाला, इसमें राइटर जो है वो बताता है कि किस तरह हर एक प्राणी जो है दुख झेल रहा है और अचानक वो बहुत सेंटिमेंटल हो जाता है, इमोशनल हो जाता है. और कहीं ना कहीं वो यहाँ ईसा मसीह या वर्जिन मैरी जो थी उनके जीवन में जो दुख थे उनके बारे में भी बात करता है. और कई उपन्यासों में भी ऐसे पात्र पाए जाते हैं जो कि बहुत ही पवित्र होने के बावजूद भी बहुत सारे दुख झेलने पड़ते हैं उनको. और फिर कभी गली में चलने वालों को संबोधित करता है और उन्हें कहकर हंसाने का प्रयास करता है कि शाम आ गई है और अपने गंदे हाथों से अपना मुंह पोंछ लो. मतलब बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर लीडिंग दिस काइंड ऑफ लाइफ थ्रू आउट योर लाइफ. पूरे जीवन आपका इसी तरह से व्यतीत हुआ है और अंत में कभी इसी दुखदाई और कष्टमय जीवन का आभास सभी लोगों को करवाता है. ये कष्ट समाप्त ना होने वाला है और उसी प्रकार है जैसे प्राचीन काल में औरतें रोजाना ईंधन बटोरने जाया करती थीं. ये लोग गंदे वातावरण में रहते हैं और बहुत ही निराशाजनक जीवन इनका होता है.
इनके पास ना तो भावनाओं में बहने का समय होता है, ना ही इनके पास भावनाएं होती हैं। So this is all about this poem. In this poem, the poet has reflected a very sordid image of the city life कि city life में slum areas में रहने वाले लोगों का जीवन किस तरह का होता है. Thank you all. If you have any problem in this poem, you can talk to me.